नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सब का इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे या उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्नावली के नाम को देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों की घात एक हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। देखिए, इससे पहले आपने बहुपद वाली प्रश्नावली पढ़ी है। बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, जिसमें दो चर हो, एक x प्लस दूसरा कोई भी संख्या अचर पद हो, जैसे 5 ले लो। ये क्या है? एक बहुपद है। क्या है? बहुपद। अब देखिए, बहुपद की तुलना अगर बराबर लगा के हम किसी भी वास्तविक संख्या से करते हैं तो वो क्या कहलाती है? एक समीकरण बन जाती है। कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे आप 5 ले लो, कुछ भी, तो ये क्या हो जाती है? एक समीकरण हो जाती है। क्या हो जाती है? समीकरण। अब देखिए, इस बहुपद के अंदर चर की घात क्या है? एक। क्या है? एक। तो ये क्या है? एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। और जब इस बहुपद की तुलना किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो वो क्या हो जाती है? समीकरण। और जब चर की घात एक हो तो ये कौन सी समीकरण हो जाएगी? रैखिक समीकरण। कौन सी हो जाएगी? रैखिक समीकरण। ठीक है। अब देखिए, जब इसमें चर एक हो तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आगे क्या चाहिए? युग्म। तो दो चर, जैसे मैं एक ले लेता हूँ x प्लस दूसरा ले लेता हूँ y। ठीक है। और बराबर में क्या हो? कोई सी भी संख्या हो जिस संख्या से हम तुलना कर रहे हैं। तो देखिए, अब x के मैं गुणांक भी लिख सकता हूँ, या जैसे मैं कोई भी गुणांक लिख दूँ, 2x प्लस 3y बराबर 5। तो ये क्या हो गई? एक समीकरण हो गई। क्या हो गई? समीकरण। अब देखिए, इस समीकरण में दोनों चरों की घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। देखिए, जिसकी कोई घात दिखाई नहीं दे रही है उसकी घात क्या होती है? एक होती है, या एक घात है दोनों की। तो ये दोनों क्या हो गए? दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। एक चर आपका x है, दूसरा y है। ठीक है। तो यहाँ चर कितने हो गए? दो। और दोनों की घात क्या है? एक। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या नाम दे सकते हैं? रैखिक समीकरण। तो ये आपके क्या हो गई? दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब देखिए, यहाँ आगे आपके इसमें नाम आ रहा है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमें इस अध्याय में या प्रश्नावली में पढ़ना है। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो एक तो आपके समीकरण यहाँ हो गया दो चर वाला। अब दूसरा आप कोई सा भी मान सकते हो, जैसे x प्लस वाई, इनके साथ गुणांक कोई सा भी ले सकते हो, जैसे 4 ले लो या 9 ले लो, बराबर में आप कुछ भी ले लो 6। तो ये आपके क्या हो गया? दूसरा रैखिक समीकरण हो गया दो चर वाला। तो इन दोनों को मिला के ये क्या हो गए? युग्म हो गया। क्या हो गया? युग्म हो गया। अब आपके आगे आ रहा है व्यापक रूप, यानी कि जो आपके रैखिक समीकरण है उसका व्यापक रूप क्या है? जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हो गया? 0। यानी ये a और b क्या है? x और y चर के क्या है? गुणांक है, जो एक वास्तविक संख्या है। और c आपके क्या है? अचर पद है। ठीक है। तो अब देखिए, एक तो ये हो गया आपके। दूसरा देखिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया? 0। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? वास्तविक या व्यापक रूप हो गए। अब देखिए, ये जो C1 है, जैसे में ये आपकी 4x प्लस 9y है बराबर 6 है।
अगर मैं 6 को इधर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका C1 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप 4x + 9y - 6 = 0, तो ये आपके व्यापक रूप के रूप में हो गया है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एक तरह का व्यापक रूप है। व्यापक रूप में यहाँ जो A B C यानी A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 समीकरण के क्या है, गुणांक है। क्या है ये, इसके गुणांक है, यानी कि A1 x का गुणांक है, B1 y का गुणांक है, C1 एक अचर पद का गुणांक है, A2 x का गुणांक, B2 y का गुणांक, C2 क्या है, अचर पद का गुणांक है। अब देखिए, अब यहाँ इस नोट को देखिए, एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप एक सरल रेखा होती है, यानी कि जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो इसके जो ग्राफीय रूप खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो एक सीधी रेखा होगी। क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। और जब दूसरे समीकरण का जो युग्म है, दूसरा युग्म है, उसे हल करेंगे तो उसकी भी एक सरल रेखा होगी। अब देखिए अगला पॉइंट आपकी समीकरण निकाय। यदि हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो निम्न 3 स्थितियां बनती है। यानी कि हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो उनको हल करने पर हमारे पास 3 स्थितियां बनती है। देखिए ये आपके व्यापक रूप है, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इन दोनों व्यापक रूपों को या समीकरणों को हम हल करेंगे तो हमारे पास 3 स्थितियां बनती है, वो आपके सामने है। देखिए स्थिति 1, A1/A2 बराबर नहीं है। बराबर को अगर तिरछी रेखा काट रही है तो वो क्या कहलाता है, बराबर नहीं है। B1/B2 फिर बराबर नहीं है C1/C2। ये आपके A1 A2 क्या है, x के गुणांक, B1 B2 क्या है, y के गुणांक, C1 C2 क्या है, c के गुणांक है। ठीक है, गुणांक हम कुछ भी कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे A1/A2 है तो यहाँ मैं कोई क्या ले सकता हूँ, जैसे यहाँ 5 ले लिया या मैंने 3 ले लिया। ये बराबर नहीं होने चाहिए किसके, B1/B2 के। किसके, B1/B2 के। जैसे मैंने B1/B2 ले लिया, मैंने 7/4 ले लिया, तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। फिर क्या नहीं होना चाहिए, C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, C1/C2 के। यानी कि C1 और C2 भी क्या है, आपके कोई सी भी संख्या हो सकती है, लेकिन क्या है वो आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। इस रूप में वो बराबर नहीं होगी। तो यहाँ दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं जो दोनों आपके समीकरण है, युग्म का जोड़ा है, तो पहले समीकरण की रेखा जैसे ये है तो दूसरी ये है, तो दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करेगी, ये केवल एक बिंदु पे ही प्रतिच्छेद करेगी और इसके निर्देशांक x, y के रूप में होंगे। ये क्या है, एक बिंदु है। क्या है, बिंदु। तो इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती है या एक दूसरे को काटती है, वो उनका क्या है, एक उभयनिष्ठ हल है। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हल है, यानी कि इस रेखा का जो बिंदु है वो दूसरी रेखा के बिंदु के क्या है, समान हल वाला है, इसलिए वो क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है। और इस स्थिति में क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है और केवल एक हल होता है, यानी कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, इसलिए उनका क्या होता है, एक हल होता है। और जब दूसरी स्थिति क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि इस स्थिति में जब आपस में ये बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समपाती होगी। समपाती का मतलब होता है जैसे ये एक रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा इसके ऊपर ही चल रही है, इसके ऊपर ही
चल रही है, यानी कि ये एक दूसरे को ओवरलैपिंग की स्थिति में है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चल रही है, यानी कि दोनों के बिंदु क्या है, समान है, यानी कि इनके सारे बिंदु क्या है, एक दूसरे के समान है। ठीक है, सबका मान क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, इसलिए ये क्या है, इसमें दोनों रेखाएं संपत्ति होगी और इसमें हल क्या आएगा, अनंत हल आएंगे, यानी कि बहुत सारे हल आएंगे, बहुत सारे बिंदु इसमें क्या आएंगे, कॉमन आएंगे, उभयनिष्ठ आएंगे। तीसरी स्थिति कौन सी बनेगी अपने, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि इस स्थिति में A1/A2 बराबर किसके हैं, B1/B2 के। ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन तीसरी जो स्थिति है इसमें क्या है, C1/C2 इनके बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यानी कि जब दोनों समीकरणों का हल आपके इस स्थिति में आता है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी। इसका समांतर रेखाएं क्या होती है, एक रेखा के समानांतर दूसरी रेखा होती है जो आपस में कभी नहीं मिलती है, और इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, हमेशा दूरी का जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, समांतर। तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलती है, यानी कि इन दोनों के मध्य कोई भी हल नहीं आएगा, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए प्रथम स्थिति में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और जो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो उसका क्या होता है, एक हल होता है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं संगत निकाय, क्योंकि इसमें हल मिल रहा है इसलिए ये संगत निकाय है। फिर दूसरी स्थिति में क्या है, दोनों रेखाएं संपाती होगी, यानी कि उसमें बहुत सारे हल मिलेंगे, दोनों रेखाओं के क्या है, बहुत सारे बिंदु कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, इसलिए उनका क्या है, हल बहुत सारे मिल रहे हैं तो उसे अनंत हल प्राप्त होता है, तो उसको हम बोलते हैं संगत निकाय। अब देखिए तीसरी स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल कॉमन नहीं है, इसलिए वो क्या है, असंगत निकाय कहलाता है। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, यानी कि आपको जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे उनको आपको किन किन विधियों से हल करना है वो हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी विधियां हैं, देखिए एक तो ग्राफीय विधि जिसमें हम ग्राफ बनाकर हल ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी है बीज गणितीय विधि जिसमें तीन विधियाँ आती है, एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणन विधि। तो तीसरी विधि को इस बार सिलेबस से आपके हटा दिया गया है, तो आपको केवल इन दो विधियों का ही अध्ययन करना है, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। इनको जब हम प्रश्नावली के हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, उसमें इन दोनों विधियों का अध्ययन करेंगे, उसमें आपको बढ़िया से समझ आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा है, इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।